मराठों के संदर्भ में देखेंगे, शिवाजी के संदर्भ में, शिवाजी के संदर्भ में। और यहां पे आप देखें तो कुछ प्रश्न यहां से पूछा जाता है शिवाजी को लेकर, चाहे उनके जन्म को लेकर, या महाराष्ट्र धर्म को लेकर, या मराठी संतों को लेकर, या फिर शिवाजी के द्वारा लड़े गए युद्धों को लेकर, जो उन्होंने कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी, या कुछ महत्वपूर्ण संधियां जैसे पुरंदर की संधि है, या फिर जो उन्होंने शाइस्ता खान के साथ लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने अफजल खां के साथ लड़ाई लड़ी। तो इन सब के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ साथ मराठा प्रशासन से भी प्रश्न पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी, जैसे हम लोग देखते हैं कि शिवाजी के प्रशासन के 8 अंग थे, जिसे अष्ट प्रधान कहा गया था, और उसमें सबसे बड़ा पद पेशवा का होता था, जो प्रधानमंत्री था। तो वहां से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहां से फिर पेशवाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, गुरिल्ला युद्ध के लिए ज्यादा फेमस जाने जाते हैं शिवाजी, बिल्कुल बिल्कुल। शिवाजी भी हैं, कुछ पेशवा भी हैं जो गुरिल्ला युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे देखेंगे, या दक्षिण के राज्यों के साथ जो शिवाजी की लड़ाई चल रही है, चाहे वह आपको अहमदनगर हो या फिर बीजापुर हो, तो वहां से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। कुछ साहित्यों पे प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ सामाजिक संरचना पे प्रश्न पूछा जाएगा कि वहां की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी। तो ओवरऑल, ठीक है, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। अब एक्चुअली ज्योति हो सकती है आफ्टरनून वाली भी क्लास में कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई होंगी, तो इसलिए गुड आफ्टरनून बोल दिया। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, है ना। और ये कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है, अगर कोई मॉर्निंग को आफ्टरनून बोल दे तो कोई उसमें कोई बड़ा अपराध नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग आज उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं। अब शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उनका राज तिलक कैसे हो रहा है, इस पे प्रश्न आपको पूछा जाता है। यानी जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन का बात करूं तो यहाँ पे आपको इससे प्रश्न पूछा जाएगा। पुरंदर की संधि पे प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरंदर की संधि जो जय सिंह के साथ होगी। उसके बाद उत्तराधिकार से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। फिर किस प्रकार से शिवाजी आगरा से भागते हैं, तो ये सब तो फिर अलग चीजें हैं। यानी इन सब से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, टाइपिंग मिस्टेक होता है, चलो आंसर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए आपके समक्ष ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ था। शिवाजी का नाम स्थानीय देवी शिवई के नाम पर रखा गया था। शिवाजी का जन्म शाहजी भोसले और जीजाबाई से हुआ था। शिवाजी was born at शिवनेर। शिवाजी was named after local goddess शिवई। शिवाजी was born to शाहजी भोसले and जीजाबाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक, क्योंकि मैंने कल अगर चर्चा किया था तो प्रश्न उसी से है, और मैं यह उम्मीद करके चलता हूं कि आप सभी बच्चे थोड़ी बहुत पढ़कर जरूर आए होंगे। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सभी लोग थोड़ी बहुत जरूर पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत जरूर पढ़े होंगे। और कल का भी टॉपिक मैं जब अगला दिन टॉपिक बताता हूं तो बच्चों कम से कम उसको एक रीडिंग तो आप लोग दे लो। देखो ये आपके लिए है, लड़ाई आपको अपने आप से लड़नी है, किसी और से नहीं। सिलेक्शन आपका होगा, और इससे अच्छी सुविधाएं मुझे नहीं लगता है कि और कोई टेस्ट दे के आप कर सकते हो, और इससे अच्छे प्रश्न तो कदापि नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि यहां जो भी प्रश्न तैयार किया गया है मैंने स्वयं उसको किया है, तो आप यह मानकर चलो कि अनावश्यक प्रश्न तो नहीं पूछे गए होंगे अभी तक। आप लोगों ने एंशिएंट भी किया, मिडाइवल भी किया, सल्तनत और मुगल पीरियड दोनों को देखा,
पूरे दक्षिण भारत को देखा, कहीं ऐसा आपने एक भी प्रश्न देखा क्या जो बिना मतलब का पूछा गया हो, आपको डरवाने के लिए पूछा गया हो? अगर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे भी गए तो वो एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको पूछा गया कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले। तो यहां पे हमारा उद्देश्य वो कभी नहीं है कि जो मार्केट में जो टेस्ट सीरीज होता है वैसा नहीं, बिल्कुल यूपीएससी को ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो यहां आप देखें कि शिवाजी का जन्म ये आपको सिवनेर के किले में होता है। यह पूना में है, सिवनेर का किला, सिवनेर का किला यह पूना में है। और इनके जो स्थानीय जो इनके जो देवी देवता थे शिवई भवानी, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम शिवा रखा जाता है। और इनके पिता शाहजी भोसले थे और इनकी माता जीजाबाई थी। ऐसे शिवाजी अपने आप को सिसोदिया राजवंश के राजपूत बतलाते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि यह आपको कुनबी हलवाहा थे, कुनबी हलवाहा थे शिवाजी। इसलिए जब इनका राज्याभिषेक करने की बात आती है तो एक भी ब्राह्मण, जो मराठी ब्राह्मण थे, इन्होंने राज्याभिषेक करने से शिवाजी का मना कर दिया। अब इनकी माता जो थी जीजाबाई, कभी जब इससे प्रश्न पूछ दिया जाता है इनकी माता पे कि इनकी माता किस राजवंश से जुड़ी हुई थी, तो यह लखू जी जाधव की बेटी थी। और जाधव आपको पता होगा दक्षिण भारत के 4 राज्य थे, जिसमें देवगिरी का जाधव, वारंगल के काकतीय, मदुरा के पांड और द्वार समुद्र के होयसर। तो उसी देवगिरी के जाधव वंश के वह सरदार हुआ करते थे। तो लखू जी जाधव की बेटी थी जीजाबाई, और शाहजी भोसले यह आपको इनके पिता थे, शाहजी भोसले। तो इस प्रकार से आप देखें कि इसका जो आंसर है, बिल्कुल आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने सही दिया है, और इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, यानी तीनों ही सही है। तो इन चीजों को याद रखना है कि शिवाजी का जन्म कहां हुआ, सिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ, पहाड़ी किले में, और यह आपको पूना के पास है। शिवाजी का नाम जो रखा गया वह स्थानीय देवी शिवई भवानी के नाम पर इनका नाम शिवा रखा जाता है। और इनके पिता शाहजी भोसले थे और इनकी माता जीजाबाई थी। इनके व्यक्तित्व पर, शिवाजी के व्यक्तित्व पर इनके माता का बहुत बड़ा प्रभाव था, इनके गुरु का भी प्रभाव था, दादाजी कोंडदेव का भी बहुत बड़ा प्रभाव था, रामदास मराठी संतों का भी प्रभाव था। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसमें तीनों ही सही है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। कौन शिवाजी का शिक्षक और संरक्षक था? अब शिवाजी का शिक्षक और संरक्षक कौन था? चंदाराव मोरे, मालोजी, लखूजी जाधव राव, दादाजी कोंडदेव, दादोजी कोंडदेव। Who among the following was the tutor and guardian of शिवाजी? शिक्षक और संरक्षक दोनों पूछा जा रहा है। चंदाराव मोरे, मालोजी, लखूजी जाधव राव और दादोजी कोंडदेव। अब इनके कौन शिक्षक और संरक्षक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आप लोगों की ओर से सही आना चाहिए। शिवाजी के तो नाना हो जाएंगे ना। अभी अभी हमने चर्चा किया था कि लखूजी जाधव की ही बेटी थी जीजाबाई। शिवाजी की माता कौन थी? जीजाबाई। और लखूजी जाधव यह तो इनके नाना थे। इनके संरक्षक और गुरु, मैंने अभी अभी जस्ट इसके पहले के प्रश्न में भी चर्चा थोड़ा सा मैंने किया था कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता जीजाबाई, उनके गुरु दादोजी कोंडदेव और गुरु रामदास, इन सब का प्रभाव था, इन सब का प्रभाव था। अभी मैंने चर्चा किया था ना। तो शिवाजी के जो शिक्षक थे वह थे बच्चों दादोजी कोंडदेव। यह आपको जो शिवाजी के जो पिता हैं, तो उनके आप देखते हो कि यहां भी मैंने अभी अभी प्रश्न किया था। तो शाहजी भोसले जो थे, तो शाहजी भोसले के ही एक सेनापति हुआ करते थे दादोजी कोंडदेव। और शाहजी भोसले इन्हीं को जब पूना जीतते हैं तो इन्हीं को वह किला सौंप देते हैं, और उसी में शिवाजी का पालन पोषण होता है, जो सिवनेर का किला है। और इनके संरक्षक, अच्छा, दादोजी कोंडदेव बहुत बहादुर योद्धा थे। कहा जाता है कि इन्होंने ही तलवारबाजी की कला शिवाजी को सिखाई थी, इन्होंने ही तलवारबाजी की कला शिवाजी को सिखाई थी। तो यह इनके गुरु हैं दादोजी कोंडदेव।
ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए अफजल खान को भेजा था। सेकंड स्टेटमेंट है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुन लेना आप लोग। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए अफजल खान को भेजा था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने बीजापुर की सेना को हराया। मुगल एम्पेरर औरंगजेब सेंट अफजल खान टू अरेस्ट शिवाजी। सेकंड स्टेटमेंट, इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ शिवाजी डिफीटेड बीजापुर सल्तनत फोर्सेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब इसमें से सही आंसर आपको चुनना है। कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। और गजराज ने दिया है सी। ओके, तो आप देखो, क्या अफजल खान के साथ तो लड़ाई हुई थी शिवाजी की। शिवाजी की लड़ाई अफजल खान के साथ हुई थी और शाइस्ता खान के साथ भी युद्ध हुआ। लेकिन अफजल खान को भेजने का काम औरंगजेब ने थोड़े ही किया था, बल्कि वह तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने किया था। तो यह आपको बीजापुर के सेनापति है ना, और उस समय बीजापुर का जो सुल्तान था वह कौन था? तो बीजापुर का सुल्तान था आदिल शाह। आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। आदिल शाह यह बीजापुर के सुल्तान थे। अच्छा, शाहजी भोसले भी उसी दरबार में थे, बीजापुर के सुल्तान के ही दरबार में थे शाहजी भोसले भी। लेकिन इनके पुत्र, जो शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी जो थे, इन्होंने अपनी शक्ति और क्षेत्र को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इससे बीजापुर का सुल्तान चिंतित होने लगा। शाहजी को भी बहुत खरी खोटी दरबार में सुनाया गया और शाहजी के सामने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने घोषणा किया कि जो भी शिवाजी को पकड़कर लाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। यहां पे देखो तो जो शाहजी भोसले थे शिवाजी के पिता, और अफजल खान यह आपको शिवाजी के पिता से बड़ा चिढ़ता था। शिवाजी के पिता से चिढ़ता था उनके कद काठी को देखते हुए, उनके प्रभाव को देखते हुए। तो उसने घोषणा किया कि मैं शिवाजी को पकड़कर लाऊंगा और घसीटते हुए लेकर आऊंगा। तो बीजापुर के सुल्तान बहुत खुश हुआ। अच्छा, पिता के सामने यह बात कही जा रही है, यानी पिता को कहीं ना कहीं डेमोरलाइज करने के लिए अफजल खान ऐसी बातें कह रहा था। तो बीजापुर के सुल्तान ने आदिल शाह को आपको भेजा, अपने सेनापति को, कि जाओ शिवाजी को पकड़ कर लाओ। इसने कहा कि मैं पकड़ कर ही नहीं बल्कि उसको घसीटते हुए लेकर आऊंगा। और वह जाता है, 30,000 सैनिकों के साथ जाता है। और अफजल खान की पूरी योजना थी कि शिवाजी की हत्या कर देनी है, उसकी पूरी योजना थी। अच्छा, शिवाजी अपने पहाड़ी किलों में छुपे हुए थे। ऐसे भी पूना उना का जो किला था वह पहाड़ी किला था, जंगल था। और शिवाजी छापेमार युद्ध में छापेमार युद्ध में सिद्धहस्त थे। उनको जंगलों से पकड़ना मुश्किल था। अब ऐसे स्थिति में जब यह जाता है अफजल खान, तो शिवाजी के साथ खूब लड़ाई लड़ता है, लेकिन शिवाजी को पकड़ नहीं पाता है। लास्ट में इसको लगा कि अब तो मुझे बहुत बेइज्जती होगी, मैं बड़ी बड़ी बातें करके आया था दरबार से और हमारा उपहास होगा, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे भी। तो जब अफजल खान गिरफ्तार नहीं कर पाता है, तब यह घोषणा करवाता है कि शिवाजी से मैं संधि करना चाहता हूं। अगर शिवाजी चाहते हैं कि हमसे संधि कर लें तो मैं उनके कुछ क्षेत्र को भी वापस दे दूंगा और बीजापुर के सुल्तान से भी उनको कुछ पद दिलवाऊंगा। और वह संधि करने के लिए तैयार होता है। शिवाजी को इस बात की सूचना मिलती है कि अफजल खान संधि करना नहीं बल्कि इनकी हत्या करने की योजना बनाया है, और वह शिवाजी से अकेले मिलने की बात करता है। शिवाजी आते हैं, शिवाजी को इस साजिश की पता चल जाती है। उनके जो दूत थे वे बता चुके थे। अफजल खान की सेना में भी कुछ मराठी सेना थे और मराठी सैनिकों ने इस बात की पोल खोल दी थी कि शिवाजी को यह मारना चाहता है। अब मराठी भावना जो थी वह जाग उठी थी। अब शिवाजी भी अपने शस्त्र को छुपाकर लेकर गए हुए थे
और वहीं पे जैसे ही अफजल खान से मुलाकात होती है वैसे ही शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। इससे शिवाजी की और भी पद प्रतिष्ठा बढ़ गई, इससे इनकी और लोकप्रियता बढ़ गई। अब आगे चलकर जो आप देखते हो कि बीजापुर के सुल्तान की जो बीवी थी, अब इन्होंने औरंगजेब से बड़ी बेगम ने औरंगजेब से मदद मांगी और औरंगजेब को बोली कि भाई शिवाजी के प्रभाव को कम करवा। तो वही औरंगजेब भेजता है शाइस्ता खान को भेजता है। शाइस्ता खान आता है, यह औरंगजेब का मामा भी था और शिवाजी के बहुत सारे किलों पर अधिकार कर लेता है, यहां तक कि पूना को भी जीत लेता है और इनके किले में इनके जो गृह नगर था उसमें प्रवेश कर जाता है। किसी तरीके से साजिश के तहत शिवाजी वहां पहुंचते हैं। बड़ी लंबी कहानी है बच्चों, अब यहां पे मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। और फिर किसी प्रकार से शिवाजी पहुंचते हैं और पहुंचकर अफजल खान के ऊपर अचानक हमला करते हैं, जिसमें अफजल खान भाग खड़ा होता है, उसके बेटे मारे जाते हैं। 80,000 सेना की फौज थी अफजल खान की। अफजल खान को भागते हुए उसके हाथ की अंगुली कट गई। शिवाजी ने जो हथियार चलाया था किसी तरीके से जान बचाकर भागा। औरंगजेब बहुत ही गुस्सा करता है, अब चूंकि मामा थे उनको दक्कन की सूबेदारी उनसे ले लेता है और बंगाल भेज देता है। वही आप देखते हो कि शाइस्ता खान वही बंगाल में फिर चला जाता है औरंगजेब के समय में। तो यह हम लोग देखते तो यह बिल्कुल यानी यह स्टेटमेंट बच्चों गलत है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में ही शिवाजी ने बीजापुर की सेना को हराया था, जो अफजल खान की जो सेना थी इसको शिवाजी ने हराया था। तो बच्चों यहां पे केवल बी सही होगा, केवल बी सही होगा, ठीक है, हाँ केवल बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है और यह संधि 1665 में हुई है। पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस संधि से शिवाजी को मुगलों को 12 किला आत्मसमर्पण करना पड़ा था। शिवाजी को आवश्यकता पड़ने पर मुगलों की सहायता करनी पड़ी। यानी यह जो संधि हुई थी, इस संधि की कुछ शर्तें थी। यह जो संधि हुई थी इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, चलिए अच्छी बात है अमित। तो यहां पे आप देखें कि पुरंदर की संधि यह 1665 में हुई। अब इसके संदर्भ में आपसे पूछा गया है, इस संधि से शिवाजी को मुगलों को 12 किला आत्मसमर्पण करना पड़ा था। सेकेंड स्टेटमेंट है कि शिवाजी को आवश्यकता पड़ने पर मुगलों की सहायता करनी थी। नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। बाय दिस ट्रीटी शिवाजी हैड टू सरेंडर 12 फोर्ट्स टू मुगल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शिवाजी वाज रिक्वायर्ड टू हेल्प द मुगल्स वेन एवर रिक्वायर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। अब इसमें से कौन सा सही है? क्योंकि शिवाजी जब शाइस्ता खां के ऊपर अटैक करते हैं और यह अटैक होता है 1663 में। आगे चलकर शिवाजी अब बढ़ते चले जाते हैं, बीजापुर के सेनापति को भी उन्होंने मार डाला, बहुत सारे क्षेत्र को उन्होंने जीता, मुगलों को भी पराजित कर दिया। इससे इनकी लोकप्रियता तो बढ़ी ही बढ़ी, बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी। और शिवाजी निरंतर विस्तार करते चले जाते हैं और सूरत तक पहुंच जाते हैं। सूरत में घमासान लूट मचाते हैं। इस समय शिवाजी के पास कुल मिलाकर 35 किले हो चुके थे, 35 किला। और किला ही सबसे महत्वपूर्ण था, किला ही सबसे महत्वपूर्ण होता था। शिवाजी के पास 35 किले थे। किले को जीतना इतना आसान नहीं होता था। अब ऐसी स्थिति में जब औरंगजेब को बहुत बेइज्जती हुई तो उसने संधि करने के लिए जय सिंह को भेजा। जय सिंह को भेजा, यह आमेर के राजा थे, राजपूत थे। शिवाजी भी अपने आप को राजपूत होने का, सिसोदिया वंश होने का दावा किया करते थे। शिवाजी बतलाते थे कि मैं सिसोदिया वंश का राजपूत हूं, वह इसकी दावा करते थे। तो जय सिंह को भेजा जाता है। शिवाजी और जय सिंह के बीच में यह संधि होती है। किसके बीच हो रही है? तो यह जो पुरंदर की संधि, इसे याद रखना है कि यह संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में होती है। शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में कब हो रही है?
1665 में जय सिंह के बीच में यह संधि हुई। संधि की कुछ शर्तें होंगी। जय सिंह जाते हैं तो शिवाजी को कुछ किलों पर अधिकार कर लेते हैं। उस समय शिवाजी के पास 35 किला था। अब शिवाजी जय सिंह के साथ संधि होती है, पुरंदर की संधि। इसमें होता है कि भाई इन 35 किलो में से 23 किले शिवाजी मुगलों को देंगे, मात्र 12 किले अपने पास रखेंगे। यानी यह जो 12 किला है यह शिवाजी के पास रहा, 23 किले इनको मुगलों को देने थे। तो यह स्टेटमेंट हो गया गलत। ध्यानपूर्वक सुनना, शिवाजी के पास 35 किले थे, वर्णिका यही समझकर सही मारी है। तो शिवाजी के पास 35 किले थे, उन 35 किलो में से 23 किले शिवाजी ने मुगलों को देना स्वीकार कर लिया। अब बचा कितना? 12 किला शिवाजी के पास। हर किला का जो आय था वह 1 लाख राजस्व वाला आय था। तो यहां पे आपको यह शिवाजी के साथ, अच्छा इस संधि की भी कुछ शर्तें थी। संधि की शर्तें क्या थी भाई? तो संधि की शर्तें थी कि शिवाजी को आवश्यकता पड़ने पर, यानी शिवाजी जो है आवश्यकता पड़ने पर वह मुगलों को सहायता भी देंगे। इसी संधि की शर्त थी कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को आपको 5000 का मनसबदारी दिया गया था और शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना था। शिवाजी को मुगल दरबार में भी उपस्थित होना था, स्वयं उपस्थित होना था। और उनके पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी दी गई थी। तो यह आपको यह संधि हुआ था। और वहीं जब शिवाजी पहुंचते हैं आगरा में मुगल दरबार में, तो शिवाजी को जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिला। उन्हें 7000 की मनसबदारी वाली श्रेणी में उनको बैठा दिया जाता है, जिसका वह बगावत कर देते हैं। खैर दरबार में औरंगजेब उस समय नहीं रहता है और शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर किस तरीके से शिवाजी वहां से भागते हैं एक लंबी कहानी है। फिर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अब हमारी लिमिटेशन है, अब उस कहानी की ओर हम लोग नहीं जाएंगे समय को देखते हुए। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि यह स्टेटमेंट गलत। शिवाजी को आवश्यकता पड़ने पर मुगलों की सहायता देनी थी, यह बिल्कुल सही है। और इसमें केवल 2 सही होगा, केवल 2 सही होगा। क्लियर है? तो 5वां का आंसर बी होगा। चलिए ठीक है, हाँ सभी गलत कर दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? गंगा भट्ट, निश्चलपुरी, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग कोरोनेटेड शिवाजी? गंगा भट्ट, गोस्वामी निश्चलपुरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। किसने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 1674 में और उसके बाद इन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी। छत्रपति की उपाधि, छत्रपति की उपाधि। अब शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? प्रश्न इस पे पूछा हुआ है। ठीक है, 6 का ए होगा। अच्छा, गंगा भट्ट। ओके, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। अच्छा, आप लोगों ने दिया है ओके का जो राज्याभिषेक हो रहा है, चूंकि कोई भी ब्राह्मण, वहां के ब्राह्मण तैयार हो नहीं रहे थे, तो शिवाजी ने बनारस से ब्राह्मण को बुलाया। बनारस के ब्राह्मण थे, अब तो वाराणसी कहा जा रहा है ना। तो बनारस से गंगा भट्ट को बुलाया जाता है और बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और काफी दिनों तक यह संस्कार चलता रहा। कहा जाता है कि 1000 ब्राह्मण पहुंच गए। जब दक्षिण के सभी ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि शिवाजी निम्न कुल से उत्पन्न है, वह कुंभी हलवाहा हैं, इसलिए कोई ब्राह्मण उनका राज्याभिषेक नहीं करवा सकता है, ब्राह्मण केवल क्षत्रियों को ही राज्याभिषेक करवाएगा। तो इसको लेकर किसी ने भी, जबकि शिवाजी अपने आप को सिसोदिया वंश का वंशज बता रहे हैं, तो इसको लेकर कोई भी ब्राह्मण उनका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बनारस से गंगा भट्ट के नेतृत्व में पूरे ब्राह्मण और ब्राह्मणों का परिवार, बाल बच्चा, बीवी सभी आते हैं और सबको सम्मान दिया जाता है। लंबे वर्षों तक यह आयोजन चलता है, लंबे दिनों तक यह आयोजन चलता है। फिर शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, लेकिन राज्याभिषेक के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। यह होता है कि भाई यह सही विधि विधान से नहीं हो पाया, इसलिए अब तांत्रिक तरीके से राज्याभिषेक करवाया जाए।
तो फिर बंगाल से एक तांत्रिक पुरोहित को बुलाया जाता है, बंगाल से, और यह है गोस्वामी निश्चल पुरी, यह बंगाल से आते हैं, ये तांत्रिक हैं। अब तांत्रिक विधि विधान से शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। तो ये दोनों ने शिवाजी का दो बार शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया, तो ये दोनों ही सही होगा बच्चों, ए और सी दोनों सही होगा, ए और बी इसमें बच्चों दोनों ही सही होगा, दोनों ही सही होगा। क्लियर है? तो इसमें दोनों सही होगा, यानी गंगा भट्ट और गोस्वामी निश्चल पुरी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि यानी राजा की उपाधि शिवाजी ने अपनाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। शिवाजी ने किसकी उपाधि ग्रहण की थी? ठीक है, शिवाजी ने किसकी उपाधि ग्रहण की थी? अब यह आसान सा प्रश्न है। सकाकर्ता, छत्रपति, हैंदव धर्मोधारक, उपरोक्त सभी। शिवाजी टुक द टाइटल ऑफ सकाकर्ता, छत्रपति, हैंदव धर्मोधारक, ऑल द एबव, किसकी उपाधि ग्रहण की थी? किसकी उपाधि ग्रहण की थी? तो जल्दी से इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। युग का संस्थापक, तो शिवाजी अपने आप को सकाकर्ता भी कहते हैं कि भाई मैं एक नए युग का संस्थापक हूं, युग का संस्थापक, नए युग का संस्थापक। और छत्रपति यानी राजा, हैंदव धर्मोधारक, हिंदुओं के रक्षक, हिंदू धर्म के रक्षक। शिवाजी ने इसकी भी उपाधि ग्रहण की थी, हिंदू धर्म के रक्षक। तो शिवाजी ने इसके भी उपाधि ग्रहण की, हैंदव धर्मोधारक। यानी आप देखें कि ये तीनों ही बच्चों सही है, सकाकर्ता, छत्रपति और हैंदव धर्मोधारक, ये तीनों ही शिवाजी की उपाधि थी, इसे ध्यान रखना, ये तीनों ही उपाधि थी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, और अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखो तो छत्रपति प्रमुख होता था, राजा। उसके बाद इनके सहायक के रूप में अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान ये शिवाजी के प्रशासन के 8 अंग थे, जिसमें प्रमुख पेशवा हुआ करता था। उसी में सचिव हैं, प्रांत और जिला में विभाजन था। काम विस्तार और मामलतदार भी अधिकारी हैं। कुछ अधिकारी वंशानुगत अधिकारी भी होते थे, कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे जो वंशानुगत थे, कुछ अधिकारी वंशानुगत नहीं भी होते थे। तो इससे भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसलिए मैं अभी इसका यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि कौन से अधिकारी वंशानुगत होते थे और कौन से अधिकारी वंशानुगत नहीं होते थे। पाटिल, कुलकर्णी, पोतदार, न्यायिक अधिकारी, ये सब आपको अधिकारी यानी प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, और इन सबसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। आज भी देखो ये टाइटल है, महाराष्ट्र में पाटिल, कुलकर्णी, सुने होंगे, ममता कुलकर्णी सुने थे ना, एक एक्ट्रेस थी। तो इस तरीके से पाटिल, तो आज भी आप देख रहे हो कुलकर्णी भी है। तो ये सब आज के टाइटल भी है, मराठे लोग। चलिए आते हैं हम लोग मराठा प्रशासन से संबंधित प्रश्न। मराठा प्रशासन से संबंधित प्रश्न। मराठा प्रशासन में पेशवा या मुखिया प्रधान के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेशवा के कामकाज के संबंध में पूछा जा रहा है। उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य दोनों कार्य किए। मराठा प्रशासन में पेशवा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य दोनों कार्य किए। उसे अपने अभियान के भीतर सभी सैन्य अधिकारियों को एडजस्ट करना होता था, समायोजित करना होता था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पेशवा और द मुख्य प्रधान इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ही परफॉर्म्ड बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव and military duties. He was to accommodate all military officers within his campaign. Choose the correct option from the quotes given below. नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। को पेशवा यह मराठा प्रशासन का जो अष्ट प्रधान था, वह अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद होता था। इसमें अष्ट प्रधान में पेशवा होते थे, पंडित राव होते थे, सुमंत होते थे, अमात्य होते थे,
मंत्री होते थे, सचिव होते थे, सेनापति होते थे और न्यायाधीश होते थे। यह जो अष्ट प्रधान है, तो अष्ट प्रधान में कौन कौन लोग हैं? तो इसमें आप देखो कि पेशवा, पंडित राव, सुमंत, अमात्य, मंत्री, सचिव, सेनापति और न्यायाधीश, ये सारे अष्ट प्रधान में शामिल थे। 8 प्रशासन के 8 अंग। पेशवा के पास, पेशवा प्रधानमंत्री भी था और इसके पास प्रशासनिक और सैन्य दोनों अधिकार थे, और वही अभियान का नेतृत्व करता था। तो अभियान के भीतर सभी सैन्य अधिकारियों को कैसे किसको एडजस्ट करना है, सैनिक अभियान कैसे होगा, यह सब कुछ पेशवा के ऊपर निर्भर करता था और पेशवा ही उसको संचालित करता था। तो यह भी बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही होगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? इसका सही आंसर सी होगा और आप लोगों ने इसका सी दिया भी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। पंडित राव, यह भी आपको अष्ट प्रधान में शामिल एक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। पंडित राव, पंडित राव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह राज्य के सभी धार्मिक मामलों का प्रभारी था। उसके पास राजा के आदेश के बिना धार्मिक अपराधों का न्याय करने और उन्हें दंडित करने का अधिकार था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंडित राव। ही वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल रिलीजियस मैटर इन द किंगडम। ही हैड authority to judge the religious offenses and punish them without the order of the king. Choose the correct option from the quotes given below. केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आप लोग आंसर दें। प्रधान से जुड़े अधिकारी हैं। राज्य के सभी धार्मिक मामलों, जो भी धार्मिक कार्य होते थे, वह इनके देखरेख में ही होता था, पंडित राव के ही देखरेख में सभी धार्मिक मामलों के प्रधान होते थे। ठीक है, इनके पास धार्मिक अपराधों या धार्मिक अपराध का न्याय करने और उन्हें दंडित करने का अधिकार था। धार्मिक अपराधों का न्याय करने और उन्हें दंडित करने का तो अधिकार था, लेकिन राजा के आदेश के बिना नहीं, राजा के आदेश के बिना नहीं, बल्कि राजा के आदेश के अनुसार ही यह धार्मिक अपराधों से संबंधित न्याय और उन्हें दंडित, किसी को भी दंडित कर सकते थे। बिना छत्रपति के आदेश के कैसे हो सकता है? छत्रपति के आदेश से ही यह किसी को भी दंडित कर सकते थे, जो पंडित राव थे। ये नहीं कि बिना छत्रपति के आदेश के नहीं। इसलिए इसका केवल सही क्या होगा? केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न को याद रखना है। सबसे बड़ा छत्रपति है, चाहे कोई भी हो, या मुगल प्रशासन में आप देखो, क्या बिना राजा के आदेश का कोई न्यायाधीश दंडित कर सकता था क्या? भाई, राजतंत्र तो निरंकुश राजतंत्र होता है ना, और जब निरंकुश राजतंत्र होगा तो समस्त अधिकार तो राजा के पास ही होगा, अंतिम न्याय तो राजा ही देगा। तो उसे दंडित करने का अधिकार वह राजा के आदेश के बिना नहीं था, बल्कि राजा के आदेश के अनुसार ही किसी को भी दंडित कर सकते थे। तो केवल एक सही होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन मराठा साम्राज्य के वंशानुगत अधिकारी नहीं थे? वंशानुगत अधिकारी देशमुख, देशपांडे, डार्कदार, मामलतदार, ये सब मराठा प्रशासन से जुड़े अधिकारी वर्ग हैं। इसको ध्यान रखना है। ये सब क्या है? अधिकारी वर्ग हैं जो मराठा प्रशासन से जुड़े हुए हैं। Who among the following were not the hereditary officers of the Maratha Empire? देशमुख, देशपांडे, डार्कदार और मामलतदार। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन वंशानुगत अधिकारी नहीं थे? वंशानुगत अधिकारी नहीं थे। कौन से वंशानुगत अधिकारी नहीं थे? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे, जल्दी से इसका आंसर आप लोग देंगे। अब यहां आप देखो कि देशमुख और देशपांडे, यह आपको वंशानुगत जिला अधिकारी थे। ये क्या है? जिला अधिकारी। ये होते थे जिला अधिकारी। लेकिन यह कैसे होते थे? यह वंशानुगत होते थे। ठीक है। डार्कदार,
अब डार्कदार कौन होता था भाई? तो डार्कदार यह आपको प्रांतीय अधिकारी होता था। यह क्या होता था? यह आपको प्रांतीय अधिकारी होता था, प्रांतीय अधिकारी। लेकिन यह भी क्या होता था बच्चों? यह भी वंशानुगत ही था। अब आप देखते हो तो मामलतदार, कामविसदार और मामलतदार, ये दो अधिकारी हैं, मामलतदार एवं कामविसदार। कामविसदार यह भी दोनों जिला अधिकारी हैं, लेकिन यह वंशानुगत नहीं थे। ये भी जिला अधिकारी हैं, ये भी जिला अधिकारी ही हैं, लेकिन यह वंशानुगत नहीं होते थे। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन वंशानुगत अधिकारी नहीं थे, तो यह जरूर ध्यान रखना कि मामलतदार और कामविसदार यह वंशानुगत अधिकारी नहीं थे, बल्कि देशमुख, देशपांडे, डार्कदार, ये सारे आपको वंशानुगत अधिकारी होते थे। तो इसको मैं मान सकता हूं कि आप लोग इसको सही आंसर नहीं दिए होंगे, लेकिन याद रखना है बच्चों, याद रखना है, ऐसी चीजों को याद रखना है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको गलत करवाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मराठा पैदल सेना का सही कालानुक्रम चुने। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न से आप लोगों को सामना हमेशा होता रहेगा। नाइक, हवलदार, जुमलेदार, हजारी, सरनौबत। नाइक, जुमलेदार, हवलदार, सरनौबत, हजारी। हवलदार, नाइक, ये सभी आप देखो तो ये सभी पैदल सेना के अंग हैं। नाइक मतलब नायक होता है ना, नायक है ना, नायक, नायक होता है ना, सिपाही में, सेना में नायक भी होता है, हवलदार भी होता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सही क्रम है, कौन सही क्रम है, और सभी पैदल सेना के ही अंग हैं। तो यहां पे आप देखो कि सबसे छोटा जो अधिकारी होता था सैन्य विभाग का, सबसे छोटा अधिकारी वह होता था नायक, और नायक के नीचे 9 सिपाही होते थे। नायक 9 सिपाही, कुल मिलाकर संख्या होती थी 10। उसके ऊपर जो अधिकारी होता था वह होता था हवलदार। नायक के ऊपर का अधिकारी कौन होगा? हवलदार। यानी एक हवलदार के नीचे आपको 5 नायक होंगे। एक हवलदार के नीचे कितने नायक होंगे? 5 नायक होंगे। हवलदार से ऊपर का अधिकारी होता था जुमलेदार। जुमलेदार, अब जुमलेदार के अंडर में कम से कम 3 हवलदार होते थे। यानी आप जोड़ लो कि 10 सैनिक, नायक मिलाकर 9 सैनिक, तो यहां पे हवलदार के पास 50 सैनिक होंगे, तो इसके पास 150 सैनिक होंगे इसके अंडर में, और 150 सैनिक होंगे तो इसमें 3 हवलदार भी होंगे, है ना, 3 हवलदार और उनकी सेना। उसके ऊपर हजारी, हजारी मतलब 1000 सेना वाला, 1000 सेना वाला, और उसके ऊपर सरनौबत 7000 सेना वाला अधिकारी, यानी इसके अंडर 7000 सेना होंगी। तो इस प्रकार से यह आपको सैनिकों का क्रम है। यह क्या है? सैनिकों का क्रम। अब तो भूलोगे नहीं। नायक सेना का सबसे छोटा अधिकारी, उसके ऊपर हवलदार, उसके ऊपर जुमलेदार, उसके ऊपर हजारी, उसके ऊपर सरनौबत। तो यह इसका सही क्रम, यह इसका सही क्रम होगा। क्लियर है? यह इसका सही क्रम होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग। मराठा काल के दौरान अछूत प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, मराठा समाज में आप देखते हो कि वहां पे चूंकि पेशवाई प्रशासन है और अछूत प्रथा भी प्रचलन में था। कुछ जातियां थी जिन्हें अछूत माना जाता था, अपवित्र माना जाता था, और उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। यही मराठों के हार का कारण भी बनता है। आप देखते हो शिवाजी जब तक थे, तो शिवाजी जब तक थे तब तक उन्होंने सबको समायोजित करके रखा था, सबको एडजस्ट करके शिवाजी ने रखा था। लेकिन बच्चों, शिवाजी के मृत्यु होने के बाद, जब मृत्यु होने के बाद क्या, जब पेशवाओं के हाथों में समस्त अधिकार आया, तो पेशवा तो चूंकि ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अछूतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दलितों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए आप देखते हो कि जब ब्रिटिश आते हैं
और ब्रिटिश आते हैं तो अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ी जाती है मराठों के साथ 1817-18 में। और उसमें जो महार जाति के जो लोग थे, महार जिन्हें चमार कहा जाता है, चर्मकार, तो यह जो महार जाति के लोग थे, चूंकि ये लोग पेशवाओं के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे मौका दें, हम लोग मिलकर मराठों से लड़ते हैं, लेकिन पेशवा इन्हें भगा देते हैं। अब इन लोगों ने जाकर फिर, अब ब्रिटिश जब थे तो ब्रिटिश को तो हमारी सामाजिक एकता को तोड़ना था। उनको लगा कि इससे अच्छा और मौका क्या मिल सकता है। कुछ महार सैनिक पहुंचते हैं और अंग्रेजों से मुलाकात करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा उनको सेना में रख लिया जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे जब मराठा युद्ध में हम लोग आएंगे तब चर्चा करेंगे। तो आप देखो, अछूत प्रथा के उन्हें अपने जीवन के लिए दास कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। बिल्कुल सही है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और इनको दास कार्य करने के लिए दास बनाया जाता था, मजबूर कर दिया जाता था। उनका व्यापक प्रसार सामाजिक संगठन में एक गंभीर दोष था। यानी यह जो अछूतों के साथ जो सामाजिक संगठन, यानी जो मराठों का था पेशवा शासन काल के अंतर्गत, वह एक बड़ी उसमें कुरीतियां थी, बड़ी कुरीतियां थी। और यह उनकी कमजोरी होता है, यह उनकी कमजोरी होता है। तो इसमें बच्चों दोनों ही सही है। जो आप लोग आंसर भी इसी ओर जा रहे हो तो बिल्कुल सही है कि इसमें दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अब यहां पे थोड़ी हम लोग अर्थव्यवस्था को देख लें। और अर्थव्यवस्था में जैसे भू राजस्व है, सिंचाई है, भूमि सर्वेक्षण है, कर है, सीमा शुल्क है, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, मुद्रा। तो खून यहां पे चला करता था मुद्रा के रूप में, खून ही यहां पे चलता है। अब देखो तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवाजी ने मुगल की राजस्व प्रणाली को अपनाया, मुगलों की राजस्व प्रणाली को अपनाया। शिवाजी के विषय में पूछा जा रहा है। चूंकि अकबर ने राजस्व प्रणाली में एक बड़ा सुधार किया था, टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था याद है ना, और भूमि माप की इकाई, भूमि का वर्गीकरण, ये सब अकबर ने किया था। अब चूंकि मराठावाड़ जो क्षेत्र था वह कटा फटा क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, इसी कारण मराठों को हमेशा चौथ और सरदेशमुखी पर आश्रित होना पड़ा। हमेशा लूटपाट उन्हें करना पड़ता था, पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करना पड़ता था, उनसे कर लेना पड़ता था। क्योंकि वह क्षेत्र ही जंगली क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र था। तो शिवाजी ने मुगलों की राजस्व प्रणाली को अपनाया। शिवाजी एडॉप्टेड द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल्स। शिवाजी ने एक मानक इकाई का इस्तेमाल किया जो भूमि को मापने के लिए काठी या मापने वाली छड़ी थी। शिवाजी यूज्ड ए स्टैंडर्ड यूनिट विच वाज ए काठी और मेजरमेंट रोड टू मेजर लैंड। अब आप देखो तो नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें से सही कौन सा है? तो आप लोगों की ओर से जो आंसर आ रहा है, मैं जो देख पा रहा हूं, आप लोग कंटिन्यू सी की ओर जा रहे हो। तो देखते हैं इसमें सही कौन सा है। अब देखो, शिवाजी ने मुगलों की राजस्व प्रणाली को नहीं अपनाया था, बल्कि शिवाजी ने जो राजस्व प्रणाली अपनाया वह मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली को अपनाया था। मलिक अंबर भी वह बहुत सुधारवादी व्यक्ति माना जाता है, और मलिक अंबर ने जो राजस्व प्रणाली को अपनाया था उसी राजस्व प्रणाली को शिवाजी ने अपनाया। लेकिन भूमि की माप के लिए शिवाजी ने भी क्या किया था कि काठी का इस्तेमाल किया था। मलिक अंबर जो था वह अभी भी जरी का ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन शिवाजी ने क्या किया, काठी का इस्तेमाल किया। और अकबर ने क्या किया था, अगर मुगलों की राजस्व प्रणाली अपनाते तो फिर काठी का उपयोग होता क्या, बल्कि फिर उपयोग किसका होता, फिर उपयोग होता आपको लोहे के छल्ले का, जिसे गज इलाही कहा गया था। तो शिवाजी ने गज इलाही का उपयोग नहीं किया, बल्कि काठी का इस्तेमाल किया इन्होंने। तो लकड़ी के छड़ी के माध्यम से ही आपको भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, भूमि की माप की जाती थी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान को भागवत गीता पर पहली और सबसे प्रारंभिक भाष्य माना जाता है, भाष्य लिखने का श्रेय दिया जाता है? Who among the following scholar is treated as among the first and earliest commentary on भागवत गीता? भागवत गीता पर भाष्य यानी टीका किसने लिखा?
भागवत गीता पर टीका किसने लिखा? भागवत गीता के ऊपर टीका किसने लिखा? ज्ञानेश्वर, मुकुंदराज, मधमुनि, कृष्णदेव द्वारनव। किसने भागवत गीता के ऊपर टीका लिखा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दें। तो मराठी संत में ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। तो इन्होंने जो भागवत गीता के ऊपर जो टीका लिखा था, ज्ञानेश्वरी नाम से लिखा था। ज्ञानेश्वरी नाम से इन्होंने भागवत गीता के ऊपर, याद रखना है कि ज्ञानदेव यह एक मराठी संत हैं, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सब मराठी संत हैं। और इन्हीं में ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी लिखा था। यह भागवत गीता के ऊपर लिखी गई एक टीका है, कमेंट्री है। तो इसे याद रखना है, इसका सही आंसर ए होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। और आज के सेशन का बच्चों यह अंतिम प्रश्न है, यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। अंत भला तो सब भला वाली स्थिति है। तो कम से कम जो भी आप लोगों ने गलती किया है, अंतिम प्रश्न को सही करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो। यह आपके पास आखिरी मौका है आज। और मुगल पीरियड हमारा आज समाप्त हो रहा है। आज हमारा मुगल पीरियड समाप्त हो रहा है। एक लंबे अभियान पर हम लोग चले थे। प्रश्न मंदिर वास्तुकला की मराठा शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब मंदिर वास्तुकला, एक आयताकार बरामदा मंदिर के वर्ग गर्भगृह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, वर्गाकार गर्भगृह से जुड़ा हुआ था, वर्गाकार गर्भगृह से जुड़ा हुआ। मंदिर में एक बड़ा विशाल कक्ष भी होता था, सभा भवन। विशाल कक्ष मतलब क्या? सभा भवन यानी मंडप, महामंडप, जो चारों ओर से खुला था। ए रेक्टेंगुलर पोर्टिको लिंक्ड द स्क्वायर sanctum of the temple. The temple had a big assembly hall open on all sides. अब यहां पे मराठा की स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मराठा स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न है कि मराठा जो मंदिर स्थापत्य है, एक आयताकार बरामदा के रूप में, जो मंदिर के यानी आयताकार बरामदा और वर्गाकार गर्भगृह। तो यहां पे जो गर्भगृह था वह वर्गाकार होता था और बरामदा आयताकार होता था। यह बिल्कुल सही है। मंदिर में एक विशाल कक्ष जो चारों ओर से खुला होता था, जिसे महामंडप कहा जा रहा है। तो आयताकार बरामदा और वर्गाकार गर्भगृह, यह मराठा स्थापत्य की विशेषता है। और इसके साथ साथ विशाल कक्ष यानी सभा भवन, यह विशेषता है। सुंदर तोरण, प्रवेश द्वार, यह भी विशेषता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो दोनों ही इसका सही है। और कल से बच्चों हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वह मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे। और मॉडर्न इंडिया में पहला टॉपिक जो हमारा होगा वह कल होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब कैसे यूरोपीय कंपनियां आई और भारत में किस प्रकार से उनके बीच व्यापार होता है। पुर्तगाली हैं, डच हैं, डेन हैं, इन सब से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कहां कहां पे उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करवाई, इन सब से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कल। तो कल से आप लोगों को एक काम करना है कि कल से, आज से आपको मॉडर्न इंडिया की एक ऐसी शुरुआत करनी है जो आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। ऐसी शुरुआत आप आधा एक घंटा पढ़कर आओ। टॉपिक मैं डेली आपको पहले बताऊंगा कि कल क्या मैं कराने वाला हूं। तो कल जो स्टार्ट होगा वह यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट होगा। या आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हैं, जिनमें पुर्तगाली हैं, डच हैं, डेन हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं। ये सारे पुर्तगाली कंपनी ये भारत आते हैं, अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करते हैं, फिर आपस में लड़ाइयां भी लड़ते हैं। कैसे कैसे व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए, कहां कहां किए, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो कल से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करेंगे। और आप लोग एक काम जरूर करो कि जो भी आपके जानने वाले हैं, कम से कम एक एक बच्चे, आप 10-10 बच्चों को भी बताओगे तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। सिर्फ आप अपनी भलाई मत सोचो। ये हमारी संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम केवल अपनी भलाई की चिंता नहीं करते हैं, विश्व कल्याण की बात करने वाले हम लोग हैं।
तो आप लोग अगर 10-10 लोगों को भी आप लोग जोड़ लोगे तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे आपके, कम से कम कुछ पुण्य का तो काम हो जाएगा आपकी ओर से। आपको भी एक अंदर से मिलेगा कि हाँ चलो मैंने किसी का भला किया। जैसे मैं अगर कर रहा हूं तो मुझे अगर संतुष्टि नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, मैं एक काम ही नहीं करता, मैं एक काम ही नहीं करता, लेकिन मुझे खुशी मिल रही है कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो मैं किसी को खराब चीज तो नहीं दे रहा हूं, नुकसान तो नहीं करवा रहा हूं। अगर इसी से किसी का लाभ हो जाए, किसी को फायदा हो जाए, किसी को रिजल्ट मिल जाए, तो कम से कम आजीवन वह बच्चा तो याद रखेगा कि चलो हमारे सफलता में इनका भी छोटा मोटा योगदान है, छोटा मोटा योगदान माना जा सकता है। तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। और बच्चों यही नेक कार्य होता है, यही सबसे अच्छा कार्य होता है। तो आप लोग अपने आसपास जो भी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में होता है बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े होते, जो आपके साथ तैयारी करने वाले उनको बोलो, चाहे वो कोई भी तैयारी करो, कि भाई कर लो, कल से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो रही है, उसको स्टार्ट करो। तो इसको आप लोग सभी लोग जुड़े और चलिए कल से हम लोग एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया के साथ में। तो इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को।